हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या मेरी आवाज़ जा रही है आप सब तक? चलिए फटाफट सारे लोग लाइव हो जाएंगे। आई थिंक 5 मिनट पहले ही ये लाइव हो गया था सेशन। मैं जब सेट कर रहा था तभी लाइव हो गया था। ठीक है ना, जल्दी जल्दी फटाफट सारे लोग बच्चे जुड़ जाओ, ठीक है ना? ठीक है, फटाफट आ जाओ सारे लोग। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको? जल्दी से बता दें सारे लोग। जल्दी शुरू हो गया सेशन आज, है ना? है ना? चलो भाई फटाफट फटाफट सारे लोग आ जाओ, ठीक है ना? फटाफट सारे लोग आ जाओ। फटाफट जल्दी 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 जल्दी। कैसे हैं आप सब बच्चे, एक बार बता देंगे मुझे, उसके बाद मैं सेशन को शुरू करूंगा फिर, ठीक है ना? जल्दी से एक बार बता दें, सारे लोग रिप्लाई कर दें भाई, सब लोग सही हैं? गुड मॉर्निंग अनुराग, जानवी सिंह तोमर, गुड नून, अंकित सिंह राठौर, गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड आफ्टरनून, दिस इज माई फर्स्ट क्लास प्रियंका और कोई बात नहीं प्रियंका जी। एकता जायसवाल गुड आफ्टरनून। फटाफट फटाफट सारे लोग आ जाओ बच्चे, ठीक है? उसके बाद सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ बातों को आपको बता दें कि कुछ बातें हैं हमारी, उससे रिलेटेड बात कर लें, ठीक है? तो तैयार है सारे लोग? है भाई, तैयार है सारे लोग? हाँ या ना में जवाब दे दो। सारे लोग रेडी? चलो, स्वागत है आप सबका अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका साइंस का टीचर दीपेंद्र सिंह एक बार फिर से आपसे मिलने आ गया। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपलएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है? अनअकैडमी आपको घर बैठे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है बच्चे, इसलिए आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको डेली बेसिस पे वीडियोस चाहिए तो, ठीक है? देखिए, ये ऑफर आपके लिए बच्चे अनअकैडमी फिर से लेके आया है। ये ऑफर आपके लिए अनअकैडमी फिर से लेके आया है। ये ऑफर बंद हो चुका था, ये ऑफर फिर से शुरू किया अनअकैडमी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए। और ये बोला गया, डिस्कस हुआ कि भैया लॉकडाउन है, पैसे की कमी सबको है, सबको क्राइसिस चल रही है, तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको अपने तरफ से 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में देती है। मतलब 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में टोटल कितने महीने आपको मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन? 14 महीने। तो अनलिमिटेड एक्सेस करिए कोर्सेज का। कोड आप मेरा यूटिलाइज कर सकते हैं, मेरा कोड है दीपेंद्र10। क्लियर है सबको? क्लियर? दीपेंद्र10। फतेह यूपीपीसीएस का बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, एवरी संडे चलता है ये। प्रत्येक रविवार को ये 11 बजे से टेस्ट होता है। 2 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है? 120 मिनट का, 200 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने मेहनत की और आपकी रैंक फर्स्ट आ गई फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 100% स्कॉलरशिप देता है अनअकैडमी अपने तरफ से, पूरा फ्री। 2 से 3 रैंक आई तो 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको अनअकैडमी देता है 50% का स्कॉलरशिप। रैंक 4 से 25 आई। हेलो श्रेया, प्रीति, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबको बच्चे, गुड आफ्टरनून, ठीक है? श्रेया सिंह सांझ, हेलो प्रीति, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना? अगर आपकी रैंक बच्चे 4 से 25 आ रही है तो आपको 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे अनअकैडमी 25% का स्कॉलरशिप देता है। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? गुड आफ्टरनून प्रीति, मीनाक्षी, गुड आफ्टरनून दीपिका, गुड आफ्टरनून। चलिए, प्लस के फीचर्स मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्लस के फीचर्स क्या। लर्न लाइव भी फ्रॉम कंफर्ट एट योर होम, आप घर पे रह के अच्छे से पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आप कोर्सेज का कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं।
एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, लाइव टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, आंसर राइटिंग सेशन होता है और अच्छे अच्छे मेंटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो प्लस के बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अगर आपने बाई नहीं किया है कोई सब्सक्रिप्शन तो आप जरूर बाई करके देख लें। अगर आप नहीं बाई करना चाह रहे 2 साल 3 साल का तो आप 1 साल का बाई करके देख लो, आपको बहुत मजा आएगा, अगले साल फिर ले लेना आप, और ऑफर चल ही रहा है। लक्ष्य यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की 2021 की प्लस की टेस्ट सीरीज चल रही, टाइम 10 AM है और ये शेड्यूल पूरा दिया हुआ है। आप संडे एवरी संडे है ये भी एक प्रकार से, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे भी होता है, संडे भी होता है। संजीवनी सीरीज वर्दी मेरा संकल्प। आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है बच्चे, ये एग्जाम के लिए किस किस हेल्पफुल होता है, ये यूपीपीसीएस के लिए हेल्पफुल है, ये यूपी SSSC के लिए हेल्पफुल होगा, ये यूपी पुलिस के लिए हेल्पफुल होगा, ये SSC के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना, ये लेखपाल के लिए, RO ARO के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये आपको संजीवनी साबित होगा, पनेसिया साबित होगा। इसलिए मेरा राय माने और क्लास को करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें क्लास को, ठीक है। हैं क्या क्या कमेंट कर रहे हो यार तुम लोग। ऋषभ क्या कर रहे हो बेटा। अजय जय हिंद सर, जय हिंद भाई। अजय बढ़िया है भाई, एकदम लाजवाब। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए बच्चे, ठीक है ना। लेखपाल कब आएगा भैया, लेखपाल आने वाला है, सारी वैकेंसीज होंगी बच्चे, अगस्त सितंबर तक सब चीज़ आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और आपको क्या टेंशन है अजय, आप तो इंस्पेक्टर तो बन ही गए हैं, आप हैं, स्क्रिप्ट तो दे के आ ही गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछा रहा है कि मेसोथेलियोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर, द मोस्ट कॉमन एरिया अफेक्टेड इन इट इज द लाइनिंग ऑफ व्हाट। मेसोथेलियोमा एक प्रकार का कैंसर है, इससे प्रभावित सबसे आम क्षेत्र कौन सा होता है। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग, सारे लोग फटाफट जवाब देंगे। निकिता गुड मॉर्निंग। मेसोथेलियोमा एक प्रकार का कैंसर है, जल्दी से बताओ। द मोस्ट कॉमन एरिया बताना है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन एरिया पूछा जा रहा है। अफेक्ट तो ये सबको कर देता है मेसोथेलियोमा, लेकिन मोस्ट कॉमन एरिया आपको बताना है बच्चे कि मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा है, जल्दी से बताएं। रिया शर्मा बता रही डी लंग्स, ओके। आदर्श सी बता रहे हैं स्टमक। और कोई? ऋषभ लंग्स, प्रीति, निकी एंड शालिनी गुड आफ्टरनून। अच्छा पूजा गुड आफ्टरनून पूजा। ऋषभ डी, एकता जायसवाल सी। देखिए मेसोथेलियोमा, और लोग बताना चाह रहे हैं जवाब। बिल्कुल इसका सही जवाब है बच्चे लंग्स, फेफड़ा। इसका सही जवाब क्या है, फेफड़ा, ठीक है। क्लियर है सबको, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, लंग्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बिल्कुल। मेसोथेलियोमा एक प्रकार का कैंसर है जो ज्यादातर लंग्स को प्रभावित करता है। ये स्टमक को प्रभावित करता है, ब्रेन को भी, हार्ट को भी, सबको प्रभावित करता है, लेकिन मोस्ट कॉमन एरिया अगर पूछा जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, लंग्स, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, डी इज द करेक्ट आंसर, लंग्स इज द करेक्ट आंसर। और लंग्स में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसका नाम बता दो जल्दी से। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि लंग्स में एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। लंग्स में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सी, उसका नाम क्या है। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। बताएं, आई एम वेटिंग। कोई नहीं बताएगा। लंग्स में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, एक कवरिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है बच्चे लंग्स में, उसका नाम बताना है आपको। किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं, प्लूरा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। हाँ डी आंसर होगा, वो तो मैं समझ रहा हूँ अंजलि, मैं पूछ रहा हूँ क्या, मैं पूछ रहा हूँ लंग्स में एक झिल्ली पाई जाती है, उसका नाम पूछ रहा हूँ मैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। सर सब भूल गए, रिवाइज करना पड़ेगा, वही बात है ना बच्चे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कम से कम क्लास आओ, रिवाइज तो करो। लंग्स में प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा की झिल्ली। क्या बोलते हैं,
प्लूरा की झिल्ली। लंग्स का वेट कितना होता है जल्दी से बता दो, वेट ऑफ लंग्स, वेट ऑफ लंग्स कितना हो जाएगा बच्चे? गुड आफ्टरनून अंजलि। वेट ऑफ लंग्स कितना हो जाएगा जल्दी से? वेट ऑफ लंग्स, फेफड़े का भार कितना होता है? गुड आफ्टरनून वर्षिका। वेट ऑफ लंग्स कोई नहीं बता पाएगा। वाह मेरे चैंपियंस, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे कि तुम लंग्स का भार भी नहीं बता पाओगे, है ना? 105 ग्राम, 170 ग्राम। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो क्या ऐसा है क्या? मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? सबको पता चल गया कि क्लास चल रही है? ठीक है, जा रही है आवाज़, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही जवाब ऋषभ ने दिया है। अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली ध्यान रखिएगा, निकिता कुमारी जी बता रही है 1.5, ध्यान रखिएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.2 kg तक होता है। 1000 kg से 1200 ग्राम तक होता है। लाइटेस्ट ऑर्गन बोला जाता है इसको, लंग्स को क्या बोला जाता है? इट्स अ लाइटेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, इट्स अ लाइटेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ये भी बोला जाता है ना। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन से जवाब आ गया। रेस्पिरेशन कल मैंने डिस्कस किया था एप्लीकेशन पे, जो क्लास मेरी 7 PM पे थी उसमें सेल चल रहा है अभी। आज सेल का पार्ट 2 होगा। कल सेल का पार्ट 1 हुआ था, आज 7 PM पे 7 बजे शाम में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सेल पार्ट 2 होगा, जिसका लिंक आपको शेयर किया जाएगा। उसमें कल मैंने रेस्पिरेशन के बारे में बताया था, उस पर मैंने कल रेस्पिरेशन के बारे में बच्चे बताया था। तो पहले ये जान लो कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। कोई बताएगा मुझे यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्वसन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्वसन? एनीवन कैन टेल मी? ब्रीदिंग का मतलब बताया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एनवायरनमेंट अप टू लंग्स एंड अगेन फ्रॉम लंग्स टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज breathing, whereas respiration means the production of energy with the help of oxygen is known as respiration, है कि नहीं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का बनना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का बनना ही क्या कहलाता है बच्चे? रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है? चलो, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाती है, वाटर वेपर बाहर निकलती है। इनमें से कौन सा अंदर जाए चाहे बाहर आए वो चेंज नहीं होता है। कौन सा जवाब है? अजय सिंह बता रहे हैं बी, ऑक्सीजन। ना 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 गुरु, ऑक्सीजन तो अंदर जाती 21%, बाहर निकलती 17%। कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो 0.002% अंदर जाती है, निकलती है 4%। नाइट्रोजन जो है वो अंदर जाती है 78% और निकलती भी है 78%, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्योंकि हमारे अंदर नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं। देखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम एक बार सांस लेते हैं तो कितना % ऑक्सीजन अंदर जाता है, कितना % ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ध्यान रखिए मेरी बात, ये देख लीजिए, एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर लीजिए। जब आप श्वास को अंदर लेते हैं, जब आप सांस को खींचते हैं तो ऑक्सीजन कितना % जाती है? 21, क्योंकि इन्वायरमेंट में 21% है। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर कितना जाएगा? 0.002%, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में इतनी। नाइट्रोजन कितने % अंदर जाएगी लंग्स में? 78%। अब बात अगर हम करें कि जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस क्या करते हैं बच्चे? श्वास को छोड़ते हैं
तो ऑक्सीजन कितना बाहर निकलती है? जो 21% अंदर गई थी ये 4% यूज हो जाती है और 17% एज इट इज बाहर निकल आती है। जो 4% ऑक्सीजन यूज हुई वही कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर निकल आती है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है? 4%। लेकिन नाइट्रोजन का परसेंटेज जरा देखो, 78 अंदर गया था और 78% बाहर भी आ गया, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं। अच्छा, जब आप उंगली चटकाते हैं कि नहीं, तो जब आप उंगली चटकाते हैं बच्चे, तो उंगली चटकाने पे ये जो आवाज आती है किसकी होती है? जब आप उंगली चटकाते हैं तो ये चटकाने पे जो आवाज आती है किसकी होती है? नमस्ते अमरेश, नमस्कार। जब आप उंगली चटकाते हैं तो उंगली चटकाने पे जो आवाज निकलती है किसकी वजह से निकलती है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? नहीं बता सकता। चलिए, नाइट्रोजन बबल्स के बर्स्ट होने के कारण। हाँ बिल्कुल, हेलो नंदिनी, हेलो नंदिनी। नाइट्रोजन बबल के बर्स्ट होने के कारण ये आवाज आती है। जो भी नाइट्रोजन आपके ब्लड में मिल गई, वो नाइट्रोजन निकलती है ऐसे चटकाने से। जब आप उंगली, हाथ और पैर की चटकाते हैं, आपको लगता है बहुत आराम मिल रहा है आपको चटकाने से। कुछ लोग समझते हैं कि अरे बहुत एसिड जमा हो गया था, कुछ दिक्कत हो गया था या थक गए थे तब चटक रही है। ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो नाइट्रोजन बबल्स हैं वो जब फूटते हैं, जो बर्स्ट होते हैं, तो उसकी आवाज़ आती है चटकने की, ठीक है ना। तो उंगली चटका रहे हैं, गर्दन चटका रहे हैं, तो जो आवाज़ निकल रही जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ नाइट्रोजन बबल्स। क्लियर? सर हमें भी जाना है, ये क्यों आयवा आती है? नंदिनी रस्तोगी, मैं बात नहीं समझ पाया बेटा आपका, आप फिर से बताना एक बार। सर इसे क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं इससे बच्चे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे नंदिनी रस्तोगी, नथिंग एट ऑल। अच्छा, कुछ लोग मेरे पास बहुत मैसेज करके पूछ रहे थे, सर स्मेल चली गई है मेरी और स्वाद नहीं आ पा रहा है, तो इज़ इट द मैटर ऑफ कंसर्न इन कोरोना और नॉट? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपकी स्मेल चली गई है, सुगंध आपको नहीं आ रहा है या आपको टेस्ट नहीं आ रहा बच्चे, तो आप बिल्कुल सेफ हैं कोरोना में। ध्यान रखिएगा। देखिए, कोरोना क्या होता है कि या तो नीचे जाता है तो ऊपर जाता है। अगर आपकी टेस्ट वगैरह चली गई, आपकी स्मेल वगैरह चली गई, तो इसका मतलब कोरोना ने ऊपर अटैक कर दिया, नाक के ऊपर वाले हिस्से में। नीचे वाले में नहीं गया। दिक्कत नीचे वाले में होती है, लंग्स में अगर चला गया तो। ऊपर चला गया, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये मर जाएगा और 3 to 7 मंथ में, 3 से 7 महीने में आपकी स्मेल और टेस्ट दोनों वापस आ जाएगी। अगर आपकी सिर्फ स्मेल और टेस्ट गई है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप बिल्कुल सही हैं, एकदम मस्त है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है बच्चे की स्मेल वगैरह आने में 7 महीने तक लग जाते हैं। इसमें करना क्या, आपको एक्सपेरिमेंट करिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आपकी स्मेल नहीं है, आपका टेस्ट नहीं, तो देखिए टेस्ट में क्या है, कड़वा और खट्टा कभी नहीं जाता, हमेशा ध्यान रखिएगा। तीखा आपको लगेगा, कड़वा और खट्टा आपको लगेगा, वो आपका टेस्ट कभी जाएगा नहीं, आपका जाएगा मीठा नमकीन। तो टेस्ट तो आप चेंज करिए। इसके अलावा जो स्मेल आपकी गई है, स्मेल को भी आप चेंज करते रहिए। घूमो टहलो, बाग बगीचे में जाओ, है ना, फूल वगैरह लो, परफ्यूम तरह तरह के सुंगाई करो सॉरी, नाक को एक्सपेरिमेंट कराओ। नाक को क्या कराना, एक्सपेरिमेंट करना। निकिता बोले प्लीज सर मैं आंसर दे रही हूँ, आप मेरा नाम नहीं ले रहे। निकिता ने कौन सा जवाब दिया? नंदिनी रस्तोगी कौन सा बेटा आंसर दिया? नहीं सर, आप क्लास की टाइमिंग क्या है? नंदिनी रस्तोगी मेरी क्लास 12 बजे दोपहर में यूट्यूब पे चलती है और यहाँ पे, और 7 PM पे 7 बजे शाम में मेरी क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है। 7 बजे शाम में मेरी क्लास कहाँ होती है बच्चे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। क्लियर है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो अभी कुछ दिनों बाद मेरी क्लास 12 बजे भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होगी, 12 बजे दोपहर भी और 7 बजे शाम तो होगी। क्लियर है? तो 7 बजे शाम भी डेली मिलेंगे। आज कोशिका भाग 2 चलने वाला है, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए आप लोग, ठीक है। कोड डाल के आ जाइएगा, दीपेंद्र 10। चलिए, ऋषभ सिंह कौन सा आंसर दिया? हाँ निकिता जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया बच्चे? नाइट्रोजन। निकिता ने कौन सा जवाब दिया भाई? निकिता कहाँ गई? अनुलोम विलोम करने से ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, करना जरूरी है, थोड़ा सा करते रहिए, ठीक है। निकिता यस सर, मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव है। कोई बात नहीं निकिता, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, आप बिल्कुल सर्वाइव कर जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस दूसरों का ख्याल रखिएगा, मम्मी लोगों के पास ज़्यादा मत जाइएगा। आप तो अभी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड विच मसल्स?
स्वैच्छिक मांसपेशियों को और भी क्या कहा जाता है, ये जवाब देना है आपको। आपका प्रोफाइल अभी नंदिनी मैंने ज्वाइन किया है, प्रोफाइल नेम मेरा आएगा नहीं, अभी मैंने ज्वाइन किया 10 दिन हुआ, सर्च करने में आएगा नहीं। वैसे मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है। आप एसएससी का यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में जाकर टीचर्स को सर्च कर लीजिएगा, दीपेंद्र सिंह दिखाएगा 44 रैंक पे। आई थिंक अभी 10 दिन ही हुए मुझे, ठीक है ना। तो दीपेंद्र सिंह पे जाके आप साथ भेजिए, या कोई बच्चा लिंक शेयर कर दे इनको अनअकैडमी का, मेरा कोई भी बच्चा यहाँ पे शेयर कर दे जिससे इनको मिल जाए। चलिए, द वॉलंटरी मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज विच मसल्स, स्वैच्छिक मांसपेशियों को कौन सी मांसपेशी कहते हैं? देखते हैं किसका जवाब आता है। स्वैच्छिक, वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा के अनुसार होने वाले काम। वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा के अनुसार होने वाले काम। जरा उदाहरण दे दो मुझे, जरा उदाहरण बता दो कि इच्छा के अनुसार होने वाले काम कौन से हैं। देखता हूं मैं भी कौन से तुम बताओगे। इच्छा के अनुसार होने वाले काम, अनैच्छिक का काम तो बहुत सारे बताए, जैसे ब्लड प्रेशर इज अनैच्छिक वर्क, है कि नहीं? ब्लड प्रेशर इज अनैच्छिक काम। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग आप चाह के भी 1 घंटे नहीं रोक सकते हैं, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन। हम अगर पूछे स्वैच्छिक क्या होता है, इच्छा के अनुसार होने वाले काम कौन से हैं, बिल्कुल जवाब आप लोग का मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन पहले ये बता दो कि इच्छा के अनुसार होने वाले काम का उदाहरण दे दो मुझे। जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ और पैर का गति करना बच्चे क्या होता है, इच्छिक कार्य होता है, ठीक है। अब इच्छा के अनुसार जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जहां से कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं इच्छा के अनुसार, इसका मतलब है हाथ में जो पेशी है वो कौन सी बोली जाएगी, वॉलंटरी मसल। और हार्ट में जो पेशी है जो ब्लड प्रेशर को कर रही है, कंट्रोल कर रही है, आपकी जो हार्ट बीट चल रही है, वो अनैच्छिक काम है। इसका मतलब है कि वहां पे पेशी भी कौन सी होगी बच्चे, अनैच्छिक होगी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, वॉलंटरी मसल्स को हम और क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल, क्योंकि ये स्केलेटल से जुड़ी होती है। मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ और पैर का गति किससे हो रहा है, हड्डी से हो रहा ना, स्केलेटन से हो रहा ना। ये मसल्स कहाँ पे है, स्केलेटन में। अब हार्ट में कौन सी मसल्स है, इनवॉलंटरी है, लेकिन वहाँ पे कोई हड्डी तो नहीं है ना, तो वहाँ पे स्केलेटन मसल नहीं होता। स्केलेटन मसल जहां भी है दैट इज वॉलंटरी मसल्स। क्लियर है? किसी को कंटा मारना, अच्छा बोलना चलना, बिल्कुल प्रीति, मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, बिल्कुल ठीक है ना। आई बात समझ में सबके? इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बात सबको समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। विच सब्सटेंस इज प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट इन यूरिन, ये तो भाई आप लोग जवाब दे ही सकते हैं। यूरिन में निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जल्दी से बताओ। क्रिएटिनिन, ब्लड प्रोटीन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? जल्दी से बताएं। मूत्र में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से मौजूद होता है? कोई जवाब देगा? बी, ए। एकता जायसवाल बता रही बी, शालिनी बता रही ए, पूजा गौतम बता रही ए, दीपिका सिंह बता रही ए। बी, बी, ए, बी, ए, ए। पूछ रहा विच सब्सटेंस इज प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट इन यूरिन। अगर ब्लड प्रोटीन यूरिन से निकलना शुरू हो जाएगा तो इसको रोग बोला जाएगा, इसको डिजीज बोलेंगे। मेरे भाइयों और बहनों जो ए जवाब दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रोटीन होती है जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, फाइब्रिन हो गया। अगर ये चीज़ें आपके मूत्र से यूरिन से निकलना शुरू हो जाएंगी तो इसको आप रोग बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? क्रिएटिनिन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, क्रिएटिनिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये किडनी बनाता है, फिर बाद में किडनी इसको चेंज करता है यूरिया में और यूरिया को यूरिन से निकाल देता है। क्लियर? तो क्रिएटिनिन इज द करेक्ट आंसर, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन भी आपके यूरिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन होने से आपको यूरिन करते समय इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जलन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन इज द करेक्ट आंसर।
रवि स्पोर्ट्स पूछ रहा है सर, हाउ टू टेक एडमिशन इन सोल क्या है? हाँ, क्रिएटिनिन बिल्कुल अजय अमोनिया का पिगमेंट होता है, एक्सेस कम करता है, ठीक है। आरबीसी समझ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी भी जान रहे हैं। आरबीसी क्या होती है? एक तरीके से आरबीसी एरिथ्रोसाइट बोली जाती है ना, एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट, और एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नंबर ऑफ बी कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ विटामिन। अच्छा, ये फिर मिल गया। अच्छा नहीं, इस बार ऑप्शन चेंज है, इस बार ऑप्शन चेंज है। कौन सा निम्नलिखित में से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। आपको पता है कि कौन कौन से बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं? B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है बच्चे, B9 होता है और B12 होता है। अब इसका साइंटिफिक नेम जिसको केमिकल नेम पता है वो बता सकता है। चलिए बताइए, फॉलिक एसिड है क्या, राइबोफ्लेविन है क्या, स्कॉर्बिक एसिड है या नियासिन? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? बिल्कुल, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, है ना। बिल्कुल हल्का सा जवाब था इसका, विटामिन सी को बोलते हैं बच्चे स्कॉर्बिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या होता है? जल्दी से बता दो, फॉलिक एसिड क्या है? मैं ही बता देता हूँ, B9 है। राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3। क्लियर है? इसका मतलब है ये स्कॉर्बिक एसिड किसका है? विटामिन सी का। क्लियर है सबको? हाँ, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और जो समृद्ध सबसे रिच सोर्स विटामिन सी का होता है वो कौन होता है? जल्दी से बता दो। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी सिट्रिक फ्रूट होते हैं जनरली। कौन से फ्रूट होते हैं बच्चे? सिट्रिक फ्रूट। अब ऑप्शन में सिट्रिक फ्रूट भी देता है, सिट्रिक फल, खट्टे फल, जैसे कि गूसबेरी में सबसे ज़्यादा होता है, गूसबेरी में सबसे ज़्यादा होता है, आंवले में विटामिन सी। बाकी विटामिन सी पाया जाता है सब में, नींबू में भी पाया जाता है बच्चे, ऑरेंज में, संतरे में भी पाया जाता है, हर चीज़ों में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? हाँ, गूसबेरी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। क्लियर है? नेक्स्ट पे चला जाए। हाँ, आंवला, बिल्कुल, गूसबेरी, आंवला, खट्टे फल में खूब विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, इसलिए डेली बेसिस पे आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी। इसमें कोरोना चल रहा है, आपकी इम्यूनिटी वैसे स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे तो विटामिन सी की टैबलेट खाओ, या तो विटामिन सी वाले फल आप जरूर यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले, हो, ये क्वेश्चन तो कल मैंने सेल की क्लास में डिस्कस किया था। कोशिका के क्लास में कल ये डिस्कस हुआ था मेरा क्वेश्चन कि भैया बैक्टीरिया एक प्रकार की लिविंग सेल है। बैक्टीरिया एक प्रकार की जीवित कोशिका है जिसकी खोज किसने की थी? कल की क्लास में कौन कौन आया था? जो नहीं आया था 7 बजे शाम में, वो आज आ जाएगा, क्योंकि आज सेल का पार्ट 2 चलने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके ध्यान रखिएगा। 6 का ये दीपिका बता रहे हैं, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉग, अजय ये बता रहे हैं, पूजा ये बता रही, प्रीतम ये बता रहे हैं, अजय, प्रीति, बहुत जबरदस्त, शानदार। इसका मतलब सारे लोग आए थे। इसका मतलब बच्चे कल की क्लास में 7 बजे शाम की क्लास में सारे लोग अवेलेबल थे। यस सर, याद है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। प्रीति, अंजलि, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉग, बिल्कुल सही बात है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉग पेशे से क्या थे ये भी बताया था हमने आपको, दर्जी थे ये साहब, लेकिन इन्होंने सबसे पहले लेंस की भी खोज की, इवन माइक्रोस्कोप भी इन्होंने डिस्कवर किया, और उसके बाद सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जो लिविंग सेल का किया वो इन्होंने किया। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। निकिता ने एक और चीज़ बताई, वाइट ब्लड सेल भी इन्होंने सबसे पहले देखा था। बहुत सही, 1 नंबर, बिल्कुल सही बताया इसने। दांत की खुरचन में भी सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, ये भी जान लेना। और प्लांट सेल को भी सबसे पहले क्या देखा था? इन्होंने ही देखा था। हाँ, टेलर थे, कपड़ा सिलने का काम करते थे, बिल्कुल। चलिए, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? जल्दी से बता दो। न्यूक्लियस का नाम सुना है ना? केंद्रक, केंद्रक का नाम सुना है? न्यूक्लियस जिसमें डीएनए पाया जाता है, उसको किसने खोजा था? और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने खोजा था। क्लियर है?
हाँ, पैरेलल लेंस रख के रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करके खोज दिया, कल बताया था ना, सारी कहानी बताई थी कल। है सर सी होगा, निकिता बता रही सर सी होगा। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डिब्रीज, इन्होंने तो अलग सिद्धांत दिया था बच्चे। कहाँ निकिता, कहाँ चली जा रही हो बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, विच प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल, किस पौधे की जड़ में पिंड होता है? पिंड का मतलब किस पौधे की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, ये बताना है आपको। और ये जो गांठ है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखिएगा। क्या दिखाता है ये? सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सहजीविता होता है। जल्दी जल्दी जवाब देते रही, मैं देख रहा हूँ। और ये गांठें होती हैं पिंक कलर की, लेग हीमोग्लोबिन के कारण इनका कलर कैसा हो जाता है बच्चे? पिंक हो जाता है। चलिए अब जवाब दीजिए, किस पौधे की जड़ में रूट नोड्यूल? दीपिका बता रही ए, फलीदार पौधे। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। भैया पैरासिटिक के परजीवी में तो होगा नहीं, एक्वेटिक में भी नहीं होता, एपीफाइट्स में भी नहीं होते हैं, है ना। जवाब क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनस प्लांट इज द करेक्ट आंसर। लेग्यूमिनस प्लांट इज द करेक्ट आंसर, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। जो दलहनी फसलें होती हैं, जो दलहनी फसलें हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, उसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, और नाइट्रोजन प्लांट अपने से ले नहीं सकता, इसलिए अपने जड़ में गांठ बनाता है। और इस गांठ में किसको रोकता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट देता है और ये बदले में बैक्टीरिया को रहने का स्थान देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सहजीविता। क्योंकि आप सबको पता है ना, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है किसमें? प्रोटीन वाले पौधों में। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए जवाब दीजिएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं। अच्छा, एक बार सेशन को लाइक भी कर लेंगे सारे लोग, एक बार सेशन को लाइक भी कर लेंगे, फ्री में नहीं करता है। नमस्ते नेहा जी, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई ये बताएगा मुझे कि एपीफाइटिक का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपीफाइट? कोई बता सकता है मुझे कि एपीफाइट का मतलब क्या है? Anyone of you can tell me the meaning of epiphyte? कृपया मुझे भी मेरा जवाब दे दें, आप अपने में ही बात कर रहे हैं, मस्त है। ये जो एपीफाइटिक लिखा हुआ है ना, एपीफाइटिक, तो एपीफाइट्स का मतलब क्या होता है? मैं बस ये पूछ रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा? देखिए, एपीफाइट्स एक्चुअल में प्लांट्स ग्रो ऑन, अरे वाह दीपिका सिंह, प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट एंड समटाइम्स फूड। बिल्कुल सही बात है। एपीफाइट्स का मतलब ये होता है बच्चे कि जब कोई पौधा दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो कर जाए और उस पौधे से वो क्या ले? मॉइस्चर ले, फूड ले, न्यूट्रिएंट ले, उसको हम बोलते हैं क्या? एपीफाइट्स प्लांट। ठीक है, बाबूराव सब मस्त है। एपीफाइट्स और ऑर्गेनिज्म मृणाल, जो प्लांट के सरफेस पे ग्रो हो जाता है। थैंक यू सर। किस लिए निकिता? जानवी, एयर प्लांट। बिल्कुल, एयर प्लांट्स यू कैन से। बिल्कुल सही बात है। एपीफाइटिक प्लांट्स का मतलब ये होता है बच्चे, एपीफाइट प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के सरफेस पे ग्रो करते हैं और उस प्लांट से वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट को डिराइव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके घरों पे नीम के पेड़ होते हैं, उसके ऊपर पीपल अक्सर ग्रो कर जाता है, देखा है कि नहीं? हाँ, दिस ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट। बिल्कुल अंजलि पांडे। कभी देखा है नीम के पेड़ में पीपल को ग्रो करते हुए? कभी देखा है कि नहीं? नीम के पेड़ पे पीपल को ग्रो करते हुए देखा है? अक्सर मंदिर जो होते हैं, पुराने घर होते हैं, कोई पेड़ होता है, उनकी दरारों में दूसरे प्लांट को ग्रो करते हुए देखा है? वो होते हैं एपीफाइट्स प्लांट।
तो एपिफाइटिक प्लांट का सीधा सा मतलब है ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के सरफेस पे ग्रो करे और उससे न्यूट्रिएंट को लेते हैं, दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज एपिफाइट। और ये भी एक प्रकार का नेगेटिव इंटरेक्शन ही है, ये भी एक प्रकार का नेगेटिव इंटरेक्शन ही बोला जाता है। हालांकि दूसरे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है, ठीक है। तो मैंने अंजलि बोला ना, पीपल वगैरह मंदिर के बिल्डिंग के दरारों में भी ग्रो कर जाते हैं, वहाँ भी तो न्यूट्रिएंट है ना, पेंट है, सीमेंट है, कैल्शियम है, जिप्सम है, वहाँ पे भी तो न्यूट्रिएंट मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ आई विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मायोपिया, जल्दी से बताओ। मायोपिया सुना है नाम? मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, कैटरैक्ट होता है, ग्लूकोमा होता है, बहुत सारी डिजीज आइज की होती है ना। जल्दी से बताओ। बिल्कुल अजय बता रहे दीवारों की नींव में, बिल्कुल। अंजलि पांडे सुन नहीं रहा है सर जी, नेट स्लो। अच्छा सुनाई नहीं दे रहा, ओके कोई बात नहीं। जल्दी से बताइए मायोपिया का मतलब क्या होता है? जानवी सिंह तोमर कौन है भाई? मुझे बहुत बढ़िया जवाब दे रही जानवी सिंह तोमर, मुबारक हो भैया आपको। निकिता सिंह बता रही ए। मायोपिया का मतलब होता है बच्चे निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब ये है कि पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? गुड आफ्टरनून अंकुश। नियर साइटेडनेस पासदर्शिता होता है मेरे भाई। ऐसे लगाओगे तुम लोग जवाब यार। जैसे मेरा जो लेंस है वो क्या है? मायोपिया का है, निकट दृष्टि दोष है। मुझे पास की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें पास साफ दिखाई नहीं देती। और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है गुरु, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। कभी भी दूसरे का देख के मत बोलिए, अपने दिमाग से बताइए हमेशा। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की चीजें साफ दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें साफ नहीं दिखती। बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल रिया शर्मा, यही होगा नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है मायोपिया को ट्रीट करने में? क्या कोई बता सकता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? एनीवन कैन टेल मी? निकट दृष्टि दोष इज मायोपिया, जिसमें पास की चीजें साफ दिख रही, दूर की नहीं दिख रही। कौन सा लेंस यूज होगा इसको ट्रीट करने में? तुम लोग को क्या करें यार बताओ। ठीक, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। अजय सिंह बता रहे हैं, अरे वाह अजय तो पूरा बता दिया, एकदम सही है। जानवी सिंह तोमर कनकेव, कुमार अमरेश कन्वेक्स, प्रीति कनकेव, और कोई नहीं दे रहा जवाब। बिल्कुल सही बात है बच्चे, कनकेव लेंस यूज होता है इसमें। कौन सा लेंस यूज होता है? कनकेव, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कौन सा लेंस यूज होता है इसमें? कनकेव लेंस। क्लियर है? नया सिंह बोल रहे अभी लड़ाई करके आए, दिमाग नहीं काम कर रहा। किससे लड़ाई कर लिया बच्चे? चलिए इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा यूज होगा बच्चे? कन्वेक्स, जो बीच में मोटा होता है किनारों पे पतला होता है। कनकेव जो होता है वो कैसा होता है? ये होता है किनारे मोटा होता है, ये ऐसा लेंस होता है ना, ये ऐसा किनारे होता है मोटा और बीच में होता है पतला। और अगर कन्वेक्स की बात करें जो हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है, ये होता है ऐसा, बीच में मोटा किनारे पे पतला। क्लियर है भैया? अजय की बात मानो, अजय टॉपर है भैया, अजय सिंह टॉपर, इनकी बात माननी पड़ेगी। अंजलि पांडे बोले सबसे पहले कमेंट करी थी। बहुत तेजी से बच्चे कमेंट जा रहे ऊपर, नहीं दिखाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो फटाफट। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। बताना कीट का श्वसन अंग कौन सा होता है?
आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि सारे के सारे कीट कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चे? आर्थ्रोपोडा। ज्वाइंट लेग जिसमें पाया जाए वो होते हैं क्या? ज्वाइंट लेग। आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा मीन्स लेग। ज्वाइंट लेग कीड़े, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में इनकी पूरी बॉडी क्या होती है? डिवाइड होती है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। चलिए जवाब दीजिए, देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका है। 9 का बी अंकुश यादव बता रहे हैं, ट्रैकिया। ओके, अंकुश ट्रैकिया, अजय ट्रैकिया, अंकुश बी 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 बी, सारे लोगों ने भी बताया, बिल्कुल सही जवाब है इसका। इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रैकिया इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है इसका क्या? ट्रैकिया। ठीक है, ये कीड़े बिलोंग करते हैं कहाँ से? मैं बताना चाहता हूँ आपको, आर्थ्रोपोडा से। और आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंट, आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट जिसके पैर जुड़े हों, ठीक है ना। और इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल अगर कहीं से बिलोंग करते हैं ना तो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा ही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको? अगर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल बिलोंग करते हैं तो वो कहाँ है? आर्थ्रोपोडा। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट नंबर पे गुरु। सेकंड पे कौन है बता सकता है कोई? सेकंड पे आता है मोलस्का, यहाँ से ऑक्टोपस बिलोंग करता है, ये होता है सेकंड। क्लियर? आगे मूव करें। बिल्कुल जुड़े पैरों वाले, आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट। सेकंड पे आता है बच्चे मोलस्का, जहां से ऑक्टोपस वगैरह बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे मैं मूव करने जा रहा हूं, ठीक है ना। आ जाओ। द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज मिसिंग आर नोन एज व्हाट? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में कैविटी नहीं होती है, गुहा गायब है उनके शरीर से, उनको क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए भाई, जवाब। किसी का जवाब आएगा? सीलोम का मतलब समझते हैं? बॉडी कैविटी, जिसके अंदर सीलोम, गुहा, ये ऐसी गुहा होती है इनके बॉडी में। ये सीलोम, सीलोम क्या है? एब्सेंट है, इसको बोलते हैं कैविटी। जब किसी भी एनिमल के अंदर ये कैविटी एब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्या? एसीलोमेट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम? एसीलोमेट। अरे नहीं यार, ऋषभ बता रहे हैं बैट, ऐसा नहीं है। कैविटी तो हमारे अंदर है ही है, मैमल्स वगैरह में तो कैविटी पाया ही जाता है, मछली में भी पाया जाता है, मेंढक में भी पाया जाता है गुरु। मिसिंग पूछ रहा है, मिसिंग है। द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज मिसिंग। कहाँ से डी लगा रहे हैं आप लोग यार? डी क्यों लगा रहे हैं गुरु? अजय सिंह बता रहे हैं एसीलोमेट, रिया बता रही है स्यूडो, सुनीति राजपूत बता रहे हैं डी, अंकुश यादव, निकिता कुमारी सर ये योर फोटो बैकग्राउंड व्यूज इज वेरी गुड। अच्छा, ये पर्दे जो कि 10 साल से धुले नहीं है, निकिता तुम्हें अच्छे लग रहे हैं? एसीलोमेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसमें एब्सेंट होता है ए, एब्सेंट मिसिंग मींस ए, एब्सेंट, ठीक है। हाँ, जिसका भी सही है वो बधाई के पात्र हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कोरल रीफ होते हैं, तो इनके अंदर कौन सी कैविटी होती? नहीं होती। जैसे जेली फिश होता है, जेली फिश है, तो इन सब कैसे होते हैं बच्चे? एसीलोमेट के एग्जाम्पल से। क्लियर है? सर सुना है और जिस जगह से खाना खाता है वहीं से एक्सक्रीट। हाँ बिल्कुल, खराब चमक रहा है, हम डेली ना आते हैं ना इसलिए। हम तो सी बोले थे, बहुत बढ़िया, लाजवाब सुनी थी अजय सिंह भैया। पर्दे तो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, पर्दे अच्छे हैं लेकिन बस धुले नहीं है, और क्या 10 साल हो, 10 साल से नहीं धुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, उससे पहले कुछ बातें हम आपको बताएंगे बैच कोर्सेज के बारे में, जरा ध्यान दे दीजिएगा। 1 मिनट समय लूंगा बस, सिर्फ 1 मिनट। शिखर कंप्लीट कोर्स फॉर UP-SSC पेट का बैच चल रहा है, स्टार्टिंग डेट 22 मई है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फैकल्टी दिख रहे हैं, आप शिखर बैच को ज्वाइन करिए। लक्ष्य UP-PCS 2022 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच कोर्स चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं इसमें भी, आप इसको बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। कोड लगा दें मेरा
सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी के चैनल को और पाइए अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर से बढ़ने का मौका। सर पूरा नोटिस किया जा रहा है, बिल्कुल प्रीतम जी। सर दिवाली में साफ किए थे आप खुद ही पर देखो। अच्छा देखिए प्लान चल रहा है अभी 10% का ऑफ चल रहा है। एक मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी पे लेते हैं तो अभी तक 1400 का था, लेकिन अभी ऑफ होने के बाद 1260 का हो गया। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3500 का चल रहा है, अभी आप लेंगे तो 3150 का मिलेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 में चल रहा है, अभी लेंगे 5040 में मिल जाएगा। सर आज तो मैं अटक गई, मेरा नेट स्लो है। आप लोग का पता नहीं नेट कैसे स्लो हो जाता है। 12 मंथ का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 7000 का, लेकिन अभी लेंगे 6300 का पड़ेगा। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 8400 का है, लेकिन अभी लेंगे तो 7560 का पड़ेगा। आप कोड मेरा इस्तेमाल कर लीजिएगा, दीपेंद्र 10। क्लियर है बच्चे? दीपेंद्र 10। चलिए शुगर कैन क्या है? शुगर कैन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? शुगर कैन इसमें से क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज शुगर कैन? गन्ना। गन्ना समझते हैं ना? गन्ना समझते हैं ना? समझते हैं ना भैया? समझते हैं ना? बताइए सर। आज तो अच्छा, गुड आफ्टरनून सुनीति राजपूत। बड़ी देर से गुड आफ्टरनून बोला आपने बच्चे। चलिए शुगर केन एक प्रकार का क्या है, जल्दी से जवाब दो। अंकुश बता रहे हैं 11 का सी है, श्रब है। अंकुश यादव बता रहे हैं फिर 11 का डी है। ओके, रिया शर्मा बता रही सी, ऋषभ बता रहे हैं बी, निकिता बता रही हैं होगा सर, नेहा सिंह तना। भैया शुगर कैन बिलोंग करता है कहाँ से? ग्रामीणी फैमिली से। शुगर कैन कहाँ से बच्चे बिलोंग करता है? ग्रामीणी फैमिली से। ग्रामीणी, और ग्रामीणी फैमिली में सारी क्या आती है बच्चे? घास आती है। और वैसे भी घास बच्चे वो होती है जिसमें 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, एक नोड और एक इंटर नोड। बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से बता दें हैं? एक नोड और एक इंटर नोड, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे गन्ने का आपने देखा होगा, ये स्ट्रक्चर होता है ना, गांठें पड़ी होती है ना यहाँ पे, ये फिर ऐसे होता है ये, फिर उसके बाद ये नीचे आता है, गन्ना चूसते हैं ना, गांव में तो बोला था गन्ना गन्ना चूह लो। तो बताइए गन्ने का चूहने वाला पार्ट कौन सा होगा, नोड या इंटर नोड? यहां से जूस निकलता है ना, गन्ने का जूस कहां से निकलता है? यहां से। इसको तो आप दांत से पकड़ के छील के फेंक देते हैं। अब अगर हम पूछें कि गन्ने के नोड से आप जूस निकालते हैं, इंटर नोड से जूस निकालते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लॉन्गेस्ट ग्रास अंकुश या तो ये नहीं होता, बेम्बू होता है। स्वीट ग्रास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्वीट ग्रास, मीठा घास या मीठी घास शुगर केन के लिए यूज होता है, ठीक है। हे भगवान हे भगवान। देखिए इसको बोला जाता है नोड, जो गांठ होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? नोड। और जो जूस जहां से निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। ध्यान रखिए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में घुमा के एग्जाम में बहुत बार पूछा कि गन्ने का जूस जो हम निकालते हैं, जो चूसते हैं गन्ना, वो नोड होता है कि इंटर नोड होता है? इंटर नोड होता है। 2 नोड के बीच में हमेशा इंटर नोड होता है ना। और घास अगर पूछा जाए कि गन्ने को घास क्यों बोला जाता है, तो घास का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होता है, उसको हम घास कहते हैं। तो गन्ने में नोड और इंटर नोड दोनों क्या होता है? प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको घास की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द विल्टिंग ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू। सर आप ही भगवान बोल के डरा देते हैं। द विल्टिंग ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू, पौधे का मुरझाना किस वजह से होता है, ये बताना है आपको। पौधे जो मुरझा जाते हैं, विल्ट कर जाते हैं, वो किसकी वजह से? 12 का भी ट्रांसफर, ये तो मतलब समझ में आ रहा है सबके, हैं अंकुश? ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन देख के तुरंत आंसर लगा दिए होंगे आप लोग, है कि नहीं? कि नहीं यही होगा। बिल्कुल सही जवाब है इसका, बिल्कुल सही जवाब है आप सबको। ट्रांसपायरेशन इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपायरेशन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्ट करना। किसी भी प्लांट के लीफ वगैरह से, स्टोमेटा वगैरह से, है ना, पानी का निकलना क्या कहलाता है? सॉरी, ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ठीक है। और जब किसी पौधे से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगा, हाई अमाउंट में वाटर निकल जाएगा और पानी उसको आप दे भी नहीं रहे हैं, वो ले भी नहीं पा रहा है,
तो इसका मतलब है कि वो पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो ट्रांसपैरेशन का रेट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये जो हनी सिंह क्या हो गया, निकिता कुमारी 2 बार में क्यों आंसर देती हो? निकिता कुमारी अभी लिख रही हैं आंसर होगा सर। आंसर कहाँ दी तुम? हाँ ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमेटोफोर्स? न्यूमेटोफोर का मतलब क्या ये बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ, पहले तो न्यूमेटोफोर का मतलब बता दो। अच्छा बी, एक बार बी लिखती है फिर उसके बाद लिखती है आंसर होगा सर, एक बार में लिखा करो। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमेटोफोर्स? न्यूमेटोफोर का मैं आपको मतलब समझा दूं कि आपको पता है? आपको मतलब पता है कि आप समझा देंगे? अच्छा इसमें से कोई एक, ओके अरे अजय भाई वेलकम। अजय भाई वेट कर रहे थे, आप आए नहीं। चलिए, न्यूमेटोफोर्स का मतलब होता है एरियल रूट। एरियल रूट, जब जड़ बाहर निकल आए, जब जड़ किसी भी पौधे से बाहर निकल आए, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमेटोफोर। ठीक है ना। फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर गैस या फॉर गैसियस एक्सचेंज जनरली किसके पौधे होते हैं? एग्जाम्पल अगर देखें तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जलीय पौधे जो होते हैं बच्चे, या इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट टाइटली सॉइल में जड़े हुए हैं, कॉम्पैक्ट सॉइल में है, जहाँ से मतलब जड़ का एक तरीके से बहुत कॉम्पैक्ट है, दब गए हैं पौधे। कभी कभी ऐसा होता है ऐसा ना, जैसे भूस्खलन हुआ, मिट्टी आई, दब गए पौधे, दब गए एकदम। तो दबने के बाद उनको कुछ मिल नहीं पा रहा, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने रूट को ऊपर की ओर मोल्ड कर देते हैं। इसके अलावा जो पानी में सबमर्ज कंडीशन में हमेशा पौधे होते हैं, वो भी अपने रूट को बाहर निकाल देते हैं। कहाँ? पानी के ऊपर, जिससे उनको गैस मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। क्लियर है? तो न्यूमेटोफोर इज अ एरियल रूट जो कि पौधे निकालते हैं पानी के बाहर, कॉम्पैक्ट सॉइल, टाइटली सॉइल में जो ग्रो करते हैं। गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है। डी इज द राइट आंसर। किसने किसने डी दिया था? नहीं, सपोर्टिंग प्लांट्स इन स्टैंडिंग अपराइट बिल्कुल नहीं। जानवी नहीं। अब जो पौधा एक्वेटिक में है उसको सपोर्ट वपोर्ट की जरूरत नहीं है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऊपर उठाया हुआ है जिससे उसको ऑक्सीजन मिलती रहे एनवायरनमेंट से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट टिश्यू आर हाउ मेनी टाइप? ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सोच के बताना कि पौधे के जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बाकी मैं ये पढ़ाऊंगा भी, आपको टेंशन मत लेना। अभी सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं? बिल्कुल नहीं जी, सांस लेने के लिए वो ऊपर आते हैं बिल्कुल। पौधे के जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है आपको। पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं यार? दिमाग मत लगाओ ज्यादा ना, 2 ही प्रकार के होते हैं यार, है 2 ही प्रकार के होते हैं। एक ऐसा ऊतक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक होता है परमानेंट, जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी हो जाती खत्म, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैं आपको अगर बताऊं तो 2 होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक बार बता दे रहा हूं नाम, बाकी पढ़ाऊंगा आपको। और दूसरा होता है रूट मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है 2 प्रकार का, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। सिंपल होता है 3 प्रकार का, एक होता है पैरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, नाम सुना ना, और थर्ड होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये टिश्यूज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बेसिक तो 2 ही हुए ना, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ और एक परमानेंट टिश्यू हुआ। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसका जवाब हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दो होगा शालिनी भैया, दो टाइप का होता है, तीन नहीं होगा भाई। एक होता है वेरिस्टमेटिक, एक होता है परमानेंट, बस। अरे छोड़ो अंकुश। विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। किडनी की यूनिट इसमें से कौन सी, ये बताना है आपको। रेनेट सेल या रेंटल सेल, फ्लेम सेल्स, नेफ्रॉन एंड नेफ्राइट्स। इसका तो देख के पता चल रहा है कि नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है नेफ्रॉन। क्लियर है। बिल्कुल सबका सही है। निकिता का भी सही है, रिया का, ऋषभ, सुनीति, प्रीति, जानवी सिंह तोमर, शालिनी, वर्षिक, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जीवों के वर्गीकरण वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। जीवों के वर्गीकरण वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। ऋषभ कह रहे हैं अंकुश भैया बिल्कुल फोकस पे है, तुम भी करो फोकस पढ़ाई पे। टैक्सोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलते हैं बच्चे, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जल्दी बताओ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जवाब दीजिए फटाफट। सबका सही है, बिल्कुल टैक्सोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। कुरण अमृत, सुनीति राजपूत, डी बता रही, इनका गलत है बच्चे। प्रीति कुमारी बी, अंकित, दीपिका बी, पूजा गौतम बी, नेहा बी, रिया बी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अंकुश यादव, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था यार। कहाँ तुम लोग सो रहे हो क्या। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में आर.एच. विटेकर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को बुलाया था यार। सुना नहीं कभी कैरोलस लीनियस के बारे में, हैं। गजब है यार तुम लोग को, क्या बताएं। कैरोलस लीनियस को बुलाया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ मसल्स ऑफ कैनाल टू पुश द फूड अलोंग गट इज कॉल्ड एज। कैनाल की मांसपेशियों की परत की लयबद्ध संकुचन जो पेट में भोजन को धक्का देता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन हो भी चुका है, आई थिंक ये क्वेश्चन हो भी चुका है। जल्दी से बता दीजिए 17 का नंबर क्या होगा, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। सबका जवाब आना चाहिए, नहीं तो चुन चुन के बदला लूंगा फिर मैं। अंकुश यादव ए, निकिता, दीपिका, शालिनी, ऋषभ कुमार, अमृत, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन हुआ था लेकिन वहां पे कुछ हमने थोड़ा सा वर्डिंग चेंज की थी, यहाँ पे थोड़ी चेंज है। पेरिस्टलाइसिस, ठीक है ना। पेरिस्टलाइसिस का मतलब होता है जो जहाँ पे भी लाइनिंग मुड़ी हुई होती है, जहाँ पे भी चीज़ें मुड़ी हुई होती हैं, जो पेट में भोजन को धक्का देता है। तो पेट भी तो मुड़ा हुआ होता है ना, पेट भी जो मुड़ा हुआ होता है। तो जहाँ पे चीज़ें मुड़ी होती है ना, जहाँ पे वैसे भी पेट डिवाइड होता है, जहाँ पे चीज़ें मुड़ी होती है वहाँ पे ये मूवमेंट चलता रहता है। इंटेस्टाइन में भी यही मूवमेंट होता है, जहाँ से इंटेस्टाइन मुड़ी होती है धक्का देता है और खाना आगे बढ़ता है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज था बिल्कुल। चलिए, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट बिकॉज। ग्राफ्टिंग समझ रहे हैं, ग्राफ्टिंग क्या होता है, कोई बताएगा। व्हाट इज ग्राफ्टिंग, व्हाट यू मीन बाय ग्राफ्टिंग। पहले तो ग्राफ्टिंग का मतलब बताओ। लैक कैम्बियम होगा, लैक कैम्बियम, कैमियम कुछ नहीं होता। ठीक है, कैमनियम नहीं, कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब क्या होता है। सॉरी, ग्राफ्टिंग का मतलब मैंने पूछ रहा था कि ग्राफ्टिंग का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, जल्दी से बताइए। अरे यार, ग्राफ्टिंग का मतलब नहीं समझते, इट्स अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ना। हाँ, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है टिश्यू एंड प्लांट्स आर जॉइंट टुगेदर। बिल्कुल भैया, इतना मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ग्राफ्टिंग दूसरे की पेड़ में भी कर दिया जाता है। ग्राफ्टिंग कभी आप देखिए, जब आप किसी भी साइंस टेक डिपार्टमेंट में जाइए या किसी भी पैथोलॉजी या प्लांट डिपार्टमेंट में जाइए तो पता लगा सेब का स्टेम है और गुलाब का है, दोनों को मिला के बांध के ग्राफ्ट कर दिए, दोनों के लक्षण आ रहे हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग उसमें होगा ना जिसमें कैम्बियम होगा, ग्राफ्टिंग उसमें होगा ना जिसमें कैम्बियम होगा। कैम्बियम का मतलब होता है एधा, एधा का मतलब होता है जैसे नीम की चौड़ाई होती है ना, जो चौड़ाई बढ़ती है नीम की छाल जो होती है, दैट इज कैम्बियम।
तो छाल जब होगी तब ना आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। आप घास की ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं क्या? दो घासों को आप मिला के रख सकते हैं क्या? दो घासों को आप आपस में मिला के ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं ना। क्यों? क्योंकि घास में कैम्बियम नहीं है। घास की चौड़ाई ऐसी नहीं बढ़ती ना जैसे नीम की छाल बढ़ती। तो घास में किसकी कमी है? कैम्बियम की। तो मोनोकॉट में कैम्बियम ऑलमोस्ट क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है ना। तो मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसमें कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसको आप जोड़ ही नहीं सकते। कैम्बियम एब्सेंट होगा, वैस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस? जल्दी से बता दो। फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है ये बताना। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। दिमाग नहीं लगाना इसमें ज्यादा यार। जल्दी से देख के आंसर दे दो फटाफट। कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक? अच्छा एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक में डिफरेंस बताओ। बिल्कुल सोचते वोचते नहीं हो। कैटाबॉलिक एनाबॉलिक का क्या मतलब होता है? हैं? कैटाबॉलिक तुम लोगों ने बोल दिया मुंह उठा के। थोड़ा सा तो सोचा करो यार, थोड़ा सा सोचा करो कि कैटाबॉलिक का मतलब होता है हमेशा कि जब कोई चीज टूटती है, जब कोई चीज टूटती है किसमें? सिंपल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। जैसे रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस यार। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है जब दो चीजें मिलकर किसी बड़ी चीज का निर्माण कर रही हैं। दो चीज मिलकर किसी बड़े चीज को बना रही हैं। किसी बड़े चीज को क्या कर रही हैं? बना रही हैं। सुनीति राजपूत, शायद बी जवाब इन्होंने दिया है, प्रीतम ने बी दिया है, और किसी का भी आया ही नहीं। सबका ए ए ए ए ए ए कॉपी करके चले जा रहे कॉपी करते हुए। हाँ, ब्रेक डाउन फॉर एनर्जी इज अ कैटाबॉलिक। बिल्कुल पूजा गौतम, जैसे रेस्पिरेशन में एटीपी बन रहा है ना, तो दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ग्लूकोज क्या हो रहा है? टूट रहा है। टूट रहा है, क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस मैन। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है जब दो छोटी चीजें जैसे CO2 और H2, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? CO2 और H2 मिलके क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है ना यार। दो छोटी चीजें मिलके ग्लूकोज को बना रही हैं, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स अ एनाबॉलिक प्रोसेस, वेयर एज रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर है सबको कि नहीं? हाँ, ब्रेकिंग डाउन इज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक मींस बिल्डिंग अप। बिल्कुल रिया। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। तो भैया यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा ना, यहाँ पे CO2 और H2 मिलके क्या बना रहे? ग्लूकोज बना रहे ना फोटोसिंथेसिस में। तो भैया क्या होगा? एनाबॉलिक होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आई? कुमार अमरेश, हीट जो निकलता है मेरे भाई वो वाटर के फॉर्म में निकलता है। बात समझ रहे ना? लेकिन जो बन रहा प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके बारे में आप नहीं देखेंगे हैं? आपको प्रोडक्ट भी तो देखना है ना। प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? दो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज बन रहा है ना, इट्स अ प्रोडक्ट। ब्रेक नहीं हुआ कुछ। और जो हीट निकली वो वाटर के फॉर्म में निकली, ठीक है ना? एटीपी के फॉर्म में नहीं ब्रेक हो रहा है। और एटीपी तो यार ग्लूकोज से हमेशा बनेगा ना। एटीपी, ग्लूकोज और एटीपी कभी साथ में बन ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और एटीपी कभी साथ में नहीं बनते। ग्लूकोज टूट के हमेशा एटीपी बनाता है, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, एक नंबर। चलिए जल्दी से बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन? जल्दी से बता दीजिए, ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज ADH? हार्मोन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसको बोलते हैं बच्चे। वैसोप्रेसिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? वैसोप्रेसिन जो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? H2O के लेवल को मेंटेन करता है। पानी के लेवल को क्या करता है बच्चे? मेंटेन करता है। और इसकी कमी से हमने बताया था
कि एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है? डायबिटीज इंसिपिडस का सीधा सा मतलब है मूत्रलता, आपके यूरिनेशन की रेट बढ़ जाती है, बार बार आप बाथरूम जाना चालू हो जाएंगे, पानी हमेशा आपके अंदर क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है? पैसों पैसे, बिल्कुल बहुत सही जवाब। और निकलता कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से निकलता बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप सभी लर्नर्स के लिए अनअकैडमी लाए मेगा कॉम्बो ऑफर इन 4 कैटेगरी के टॉप एजुकेटर के साथ करें अपनी तैयारी, अनलॉक कीजिए अनलिमिटेड बैच। और जबरदस्त, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज योर अनअकैडमी, ये जरूर फॉलो करें। और अगर आपको बच्चे क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है ना। कहीं से भी आपको कुछ मिले तो अप्रिशिएट करना गलत बात नहीं, अप्रिशिएट हमेशा करिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर कल मुलाकात होगी इसी समय पे, और मोबाइल पे मुलाकात होगी ऐसे लाइव, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।